सही, थैंक यू सो मच। अच्छा स्टूडेंट, आज हमारा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है, नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है क्विक बुक का। जैसे कि पहले मैंने पेशी का इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को, वैसे ही मैं क्विक बुक का भी एक मतलब इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं क्विक बुक को। गौर से सुनिएगा, क्विक बुक क्या है। क्विक बुक इज एन अमेरिकन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर prepared by Intuit Company, INTUIT, Intuit Company. The version of QuickBook we are working is 2013. QuickBook क्या है? QuickBook एक अमेरिकन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो किसने बनाया है? इंट्यूट कंपनी बनाया। और जिस वजह पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं QuickBook का कौन सा है? 2013। इसका 2015 का 16-17 का वर्जन भी आ चुका है। लेकिन वही बात जो पेशी में समझा कर आया था कि जितने नए वर्जन आते तो कोई खास नहीं आता, सिर्फ ग्राफिक्स चेंज कर दी जाती है। तो अगर मैं तुम लोगों से ये कहूँ कि यार इसके 2008 का वर्जन इंस्टॉल करके भी वर्किंग कर सकते हो, 2010 पे भी कर सकते हो, 2013 पे हम कर ही रहे हैं, 15 पे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वर्किंग क्राइटेरिया तमाम सॉफ्टवेयर तमाम वर्जन का सेम होता है, सिर्फ इन्वायरमेंट जो जाती है। तो खैर हम किस पे वर्किंग कर रहे हैं? हम 2013 पे वर्किंग कर रहे हैं, राइट। अच्छा जी, जब मैंने पेशी का स्टार्ट लिया था तो मैंने कहा था कि एज अ स्टूडेंट तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अपना माइंड और कॉन्सेप्ट देखो, ये लेके चलो कि आपकी एक कंपनी में एज अ अकाउंटेंट हरी हुई है, और वो कंपनी अभी तक अपना सारा काम मैनुअल वर्क पेपर वर्क लेके चल रही है, और आपकी हरिंग इसी का उनका सारा डेटा कंप्यूटराइज कर दें किस पे? पेशी पे। तो मैंने कहा था कि अकाउंटेंट नए से किस तरह से स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये माइंड ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो पेशी ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो यही कॉन्सेप्ट आप कोई बुक में भी लेके चलेंगे कि मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी में एज अकाउंटेंट हरी हुई है, वो कंपनी अब तक सारा काम मैनुअल वर्क पेपर वर्क लेके चल रही थी, और आपकी हरिंग इसलिए काम का सारा डेटा कंप्यूटराइज करें किस पे? कोई बुक पे। तो अब एक अकाउंटेंट किस तरह से स्टार्ट लेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये माइंड ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो कोई बुक ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। सबसे पहले क्विक बुक इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले तुम लोगों के पास इस तरह से ये विंडो आ रही होगी। जिस तरह से पेशी में एक नई फाइल नई कंपनी क्रिएट करते थे, क्विक बुक में क्या करेंगे? एक नई फाइल नई कंपनी क्रिएट करेंगे। और नई फाइल नई कंपनी क्रिएट करने के लिए कहाँ जाना? क्रिएट अ न्यू कंपनी पे। अब एक नई फाइल नई कंपनी बनानी है तो उसके लिए किस पे क्लिक करना होगा? याद रखना, एक्सप्रेस स्टार्ट पे। एक्सप्रेस स्टार्ट। यहाँ पर आके जिस कंपनी आप वर्किंग कर रहे हो उस कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आके आप लोग को देनी होगी। डमी के तौर पे इसमें एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, और से देखना सामने। सबसे फाइल नेम आ गया, सबसे पहले आपके पास फेमस ऑटोस। इंडस्ट्री किस टाइप की इंडस्ट्री है? अब देखो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे बिजनेस दिए हुए हैं। अब वही बात, अगर इनमें से जो भी बिजनेस आप सिलेक्ट करोगे तो उसी बिजनेस से रिलेटेड ही आपको बने बनाए चार्ट अकाउंट दे देगा। लेकिन वही बात जो पेशी में समझा कर आया था कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो आपको ये पता होना चाहिए कि यार हमारी कंपनी के हेड ऑफ अकाउंट हमारी कंपनी के चार्ट अकाउंट क्या है। अगर इनमें से कोई सा बिजनेस सिलेक्ट करूंगा तो उससे रिलेटेड बने बनाए चार्ट अकाउंट हेड ऑफ अकाउंट आएंगे। तो हमेशा याद रखो, हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा? अदर या नन। तो इसमें क्या होगा? इसमें हम अपनी मर्जी से खुद चार्ट अकाउंट बना सकते हैं। इसमें भी बने बनाए आएंगे चार्ट अकाउंट, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होंगे, सिर्फ 4 से 5 अकाउंट बने बनाए होंगे। बाकी सारे हम खुद भी बना सकते हैं आराम से। सही है। तो इंडस्ट्री में क्या लोगे? अदर या नन। उसके बाद कंपनी टाइप किस टाइप का बिजनेस हो? पार्टनरशिप है, कॉर्पोरेशन है, क्या है? जो भी इस टाइप होगी यहाँ पर आके सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल सो पार्टनरशिप है। टैक्स आईडी, कंपनी का एनटीएन या जीएसटी वगैरह अवेलेबल होगा तो लिख देना, नहीं अवेलेबल तो उसको ब्लैंक रहने देना। नेक्स्ट करोगे, यानी कि कंटिन्यू पे क्लिक करना। यहाँ पर आके कंपनी का जो भी एड्रेस वगैरह होगा, कंपनी का एड्रेस देंगे आप लोग। सिटी में आ गया कराची, स्टेट आ गई एस डी यानी कि सन, जो भी आपके एरिया का जिप कोड है जिप कोड आ जाएगा यहाँ पर आके। कंट्री में यहाँ पे यार पाकिस्तान लिस्ट में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कंट्री में हमारे पास पाकिस्तान लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आपके लेके चलेंगे अदर लेके चलेंगे। फ़ोन ईमेल वेबसाइट जो भी अवेलेबल होगा लास्ट में डिफाइन करना। फ़ोन नंबर कंपलसरी है, इस बात को याद रखो। फ़ोन नंबर यहाँ पे कंपलसरी होगा। और इसके बाद किस पे क्लिक करना होगा? क्रिएट कंपनी फाइल पे। क्रिएट कंपनी फाइल। तो इस तरह से देखो क्विकबुक में एक आपकी एक नई फाइल नई कंपनी क्रिएट होगी। थोड़ा सा हैवी है क्विक बुक, तो थोड़ा सा फाइल क्रिएशन वगैरह इनफैक्ट जब इंस्टॉलेशन करोगे क्विक बुक की तो उस वक्त भी थोड़ा सा
टाइम लगेगा, याद रखना। सही है। वालेकुम सलाम। नो इशू आसिफ। अब जो क्लास मिस हो गई है इसको वीडियो रिकॉर्डिंग में देख लेना मेरे दोस्त। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोग को किस पे क्लिक करना होगा? स्टार्ट वर्किंग पे। सबसे पहले आप किस पे क्लिक करोगे? स्टार्ट वर्किंग। एक मिनट, चलो ये मैं तुम लोग को खुद ही बताऊंगा, छोड़ दो। अच्छा, जब आपकी एक नई फाइल, नई कंपनी क्रिएट हो जाएगी तो सबसे टॉप पे देखो आपकी फाइल नेम आ जाएगा, यहाँ पर आके फेमस ऑटोस। ये कोई बुक के नेविगेशन एड्स यानी कि इसके शॉर्टकट दिए हुए हैं। वही बात मैंने पहले ही समझाया कि अगर हम पढ़ना चाहें तो इन शॉर्टकट से पढ़ सकते हैं, लेकिन जितने नए वर्जन आते हैं तो ये तमाम शॉर्टकट्स आगे पीछे कर दिए जाते हैं, चेंज कर दिए जाते हैं। तो इसलिए हम लोग किससे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग किससे पढ़ेंगे? मेन्यूज से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जितने नए से नए वर्जन आ जाए मेन्यूज में कोई चेंज नहीं आता। जो मेन्यूज के पुराने वर्जन के हैं वही 2013 के हैं, वही 2015 के हैं, वही लेटेस्ट वर्जन के। तो हम भी किससे पढ़ेंगे? मेन्यू से पढ़ेंगे। अब एक अकाउंटेंट एक नई फाइल, नई कंपनी क्रिएट करने के बाद स्टूडेंट सबसे पहले क्या वर्किंग करेगा? अभी बताओ जरा। गुड। सबसे पहले उसको पता ये होना चाहिए कि इसकी कंपनी का हेड ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है। जब तक उसको यही नहीं बताओ कोई भी वर्किंग स्टार्ट नहीं कर सकता। तो आज हमें भी सबसे पहले किस पे वर्किंग करनी है? हेड ऑफ अकाउंट यानी कि चार्ट ऑफ अकाउंट पे। और चार्ट अकाउंट की क्रिएशन स्टूडेंट्स कैसे और कहाँ से की जाती है? गौर से देखिएगा। कंपनी मेन्यू में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट, कंपनी मेन्यू में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट। ये 5 अकाउंट देखो इसमें पहले से ब्रिटेन है, मौजूद है, लेकिन इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमें नए अकाउंट बनाने हैं। तो नए अकाउंट में आएंगे, कहाँ जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे देखो, अकाउंट में जाके न्यू पे क्लिक करना होगा। अकाउंट में जाके न्यू। अभी मैं मेन विंडो पे नहीं आया हूँ चार्ट अकाउंट की, ये सारी टाइप्स आ रही हैं। मेन विंडो पे जाने के लिए तुम लोग को करना क्या होगा? कोई सी भी टाइप सेलेक्ट करना अपनी वही से, कोई सी भी टाइप, और कंटिन्यू पे क्लिक करना। सेलेक्ट एनी टाइप फ्रॉम हेयर एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब जब कंटिन्यू पे क्लिक करा तो देखो मैं मेन चार्ट ऑफ अकाउंट की विंडो पे अब दाखिल हो चुका हूँ। सही है। अगर एक पुराना ओवरव्यू दूं, पेशी में चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने का तरीकेकार क्या था? पहले अकाउंट आईडी दी जाती थी 101, फिर अकाउंट का नाम आता था कैश एंड हैंड, फिर उसके बाद उसकी टाइप सेलेक्ट करते थे। अगर बात करें कोई बुक की तो पहली बात तो ये कि कोई बुक में अकाउंट आईडी नहीं दी जाती है। कोई बुक में अकाउंट आईडी नहीं दी जाती। और इसमें उलट हिसाब है। इसमें पहले अकाउंट की टाइप सेलेक्ट करनी होगी, बाद में अकाउंट का नाम आएगा। जबकि पेशी में क्या था? पहले नाम लिखते थे फिर अकाउंट की टाइप सेलेक्ट करते थे। इसमें उलट हो गया है। इसमें पहले आपको टाइप सेलेक्ट करनी होगी, बाद में अकाउंट का नाम आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल पहला अकाउंट मुझे बनाना है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड की टाइप पेशी में क्या थी स्टूडेंट्स? बताओ, याद है कुछ? पेशी में कैश इन हैंड की टाइप क्या थी? वेरी गुड हसीब, बिल्कुल सही है जुबैर, गुड। कैश इन हैंड की टाइप पेशी में क्या थी? कैश दी हुई थी। लेकिन इसमें क्या दी हुई है? अदर करंट एसेट। याद है ना, मैंने कहा था कि हर सॉफ्टवेयर ने अपनी अपनी टाइप डिफाइन कर दी है। तो जो टाइप इन सॉफ्टवेयर ने डिफाइन करी है अब आप उसके मुताबिक वर्किंग करेंगे, उसके अलावा नहीं। तो पेशी में कैश इन हैंड की टाइप क्या थी? कैश दी हुई थी तो हम कैश में लेके जाते थे। इसमें क्या दी हुई है? अदर करंट एसेट्स। तो क्लिक करोगे सारी टाइप्स आ रही हैं। तो टाइप सेलेक्ट करना पहले, अदर करंट एसेट्स। यहाँ पर आके अकाउंट का नाम आ जाएगा, कैश एंड हैंड। और उसके बाद अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है, यानी कंपनी कहती है भाई फॉर एग्जांपल कैश का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है 7 लाख रुपए। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस से क्लिक करके यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डिफाइन करना होगा। एज ऑफ जिस डेट को डेट एंट्री करो, डेट एंट्री डेट आ जाएगी। ओके करोगे और सेव करने के लिए सेव एंड न्यू, अकाउंट को सेव करने के लिए सेव एंड न्यू पे क्लिक करना होगा। तो इस तरह से इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट की क्रिएशन करी जाएगी। राइट। अब जो अकाउंट मैं बना रहा हूँ गौर से देखिएगा। सेकंड अकाउंट बनाता हूँ मैं एसबीआई बैंक। बैंक की टाइप पेशी में क्या थी? कैश ही दी हुई थी, लेकिन इसमें क्या दी हुई है? बैंक दी हुई है, एसबीआई बैंक। तो जो टाइप इन सॉफ्टवेयर ने डिफाइन करी है आप उसी के मुताबिक वर्किंग करनी है। इसका ओपनिंग बैलेंस मैंने दे दिया यार फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए।
नेक्स्ट है आपके पास अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल की टाइप अकाउंट रिसीवेबल दी हुई है इसमें। नेक्स्ट मैं बनाता हूँ ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट की टाइप इसमें दी हुई है फिक्स एसेट। अच्छा, यहाँ पे याद रखना, ओपनिंग बैलेंस देना चाहो तो दे सकते हो, ऑफिस इक्विपमेंट वगैरह पे भी आप पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल मैं नहीं देना चाह रहा, तो मैं यहाँ पे आ भी नहीं रहा। सही है। वालेकुम अस्सलाम। सर बैंक अकाउंट ओपन हो और उसमें बैलेंस ना हो तो स्टार्ट में फिर किस तरह करेंगे? तो मेरे दोस्त नासिर, अगर ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं तो जैसे अभी ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट बनाया मैं, तो मैंने कहा भाई अगर देना है बैलेंस तो दे दो, अगर नहीं है तो नहीं दो। तो मैंने यहाँ पे नहीं दिया ऑफिस इक्विपमेंट का। सेम अगर बैंक का अकाउंट तो है लेकिन ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में आने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ अकाउंट का नाम लिखो एचबीएल बैंक और सेव एंड न्यू कर दो। खत्म। है नासिर। अच्छा जी, नेक्स्ट अकाउंट में बना रहा हूँ और अकाउंट पेबल का। अकाउंट पेबल की टाइप इसमें अकाउंट पेबल ही दी हुई है। ऑल्टर एन शॉर्टकट की है इसमें सेव एंड न्यू के लिए, याद रखिएगा। ऑल्टर एन शॉर्टकट की है इसमें सेव एंड न्यू के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट अकाउंट बनाता हूँ मैं यार, सेल्स टैक्स पेबल का अकाउंट बना लेता हूँ। इसकी टाइप दी हुई है अदर करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट आपके पास कैपिटल। कैपिटल की टाइप इसमें इक्विटी दी हुई है। कैपिटल का बैलेंस कितना आएगा भाई? कैपिटल का बैलेंस कितना आएगा? क्या वो स्टूडेंट ने मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने? 1 मिलियन। 3 लाख बैंक में थे, 7 लाख कैश में थे आपके पास। नेक्स्ट मैं बना रहा हूँ इनकम में सेल टोयोटा कार। फिर बनाता हूँ मैं सेल सेंट्रो कार। अब बनाते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अकाउंट। टाइप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और उसके नाम आ गया आपके पास परचेज टोयोटा कार, परचेज सेंट्रो कार। और लास्ट हेड में बनाने जा रहा हूँ अपने एक्सपेंस के। दो बना लेते हैं। एक बना रहा हूँ मैं सर्विस एक्सपेंस का अकाउंट और एक बना लेते हैं अदर एक्सपेंस। सही है भाई। तो इस तरह से इसमें चार्ट अकाउंट की क्रिएशन की जाएगी। अब जितने अकाउंट्स हमने बनाए इनकी रिपोर्ट्स कहाँ से देखते हैं, गौर से देखिएगा। रिपोर्ट्स मेन्यू में लिस्ट, और लिस्ट में जाने के बाद अकाउंट लिस्टिंग। लिस्ट में जाने के बाद अकाउंट लिस्टिंग। जितने चार्ट अकाउंट बनाकर आ रहे हो देखो, तमाम अकाउंट्स यहाँ पर आके शो कर देगा। अकाउंट के नेम, उनकी टाइप, उनका बैलेंस, तमाम चीजें शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये सेल सेंटर, सेल डेटा, परचेज सेंटर, परचेज डेटा, ये क्या है? ये आपकी इन्वेंट्री आइटम है। ये मैंने कॉन्सेप्ट पेशी में ही क्लियर कर दिया था कि भाई चाहे आप पेशी में वर्किंग कर रहे हैं, चाहे कोई बुक में, चाहे टैली में, तो आपके जितने भी इन्वेंट्री प्रोडक्ट्स होंगे उसके सेल के हेड अलग से ओपन होंगे, उसके परचेज के हेड अलग से ओपन होंगे, ताकि जब इन्वेंट्री की स्पेसिफिक इन्वेंट्री की सेल परचेज की जा रही हो तो उसी स्पेसिफिक लेजर की क्रिएशन करे, उसी पे जाके वो इम्पैक्ट डालें। पेज थ्री में हमने सिंपल सेल और सिंपल परचेज का अकाउंट भी बनाया था, लेकिन यहाँ पे नहीं बनाया। वहाँ पे हमने बनाया क्यों था? वहाँ पे मैंने उस वक्त समझाया था कि हमारी मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी? तो एक कस्टमर बनाता है, हमें सेल का अकाउंटिंग करना होता था, वेंडर बनाता है, हमें परचेज का अकाउंटिंग करना होता था। अदरवाइज वहाँ पे सिंपल सेल सिंपल परचेज की रिक्वायरमेंट नहीं थी हमें। लेकिन अगर बात करें
क्विक बुक की, तो क्विक बुक में रिक्वायरमेंट है ही नहीं, यानी अभी जब इसमें आगे जाके कस्टमर बनाओगे तो यहाँ पे हमें कोई अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है सेल का, तो इसलिए हमने लिंक भी यहाँ पे बनाया भी नहीं। सेम अगर बात करें जब इसमें वेंडर्स की डेटा एंट्री करोगे तो वेंडर बनाते वक्त कोई अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नॉर्मल परचेज का हेड ओपन भी नहीं करा। आगे समझे, तो ये याद रखना, ये सेंट्रो सेल टोयोटा परचेज टोयोटा, ये आपकी क्या है, ये आपकी इन्वेंट्री प्रोडक्ट्स हैं, राइट। चार्ट अकाउंट बनाने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है तुम लोग के पास जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज कहाँ से और कैसे परफॉर्म होती हैं, कोई बुक में गौर से देखना। कंपनी में में आके मेक जनरल एंट्रीज। अच्छा, वही कॉन्सेप्ट जो पेशी में मैं देकर आया था कि यहाँ से कौन सी एंट्रीज परफॉर्म नहीं होंगी। जिस चीज का ताल्लुक आपकी इन्वेंट्री की सेल परचेज से, इन्वेंट्री जो अभी अभी समझा कर आ रहा हूँ, टोयोटा का सेंट्रो का, अगर उसकी सेल और उसकी परचेज हो रही है तो वो एंट्रीज यहाँ से परफॉर्म नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी भाई? क्योंकि उसके लिए पूरा सेपरेटली सेल और परचेज प्रोसेस में अलग से दिया हुआ है। इन्वेंट्री की सेल परचेज के अलावा तमाम एंट्रीज आप यहाँ से परफॉर्म करेंगे, कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, तमाम एंट्रीज आप यहाँ से परफॉर्म करेंगे सिवाय इन्वेंट्री की सेल परचेज की। उसकी वजह भी मैंने बता दी, क्योंकि उसके लिए पूरा सेपरेट इसमें सेल और परचेज प्रोसीजर अलग से दिया हुआ है। सही है, तो खैर कंपनी मैनी में आके मेक जनरल एंट्रीज। अच्छा जी, देखिएगा स्टूडेंट, सामने सबसे पहले जिस डेट को एंट्री परफॉर्म हो रही है, एंट्री डेट आएगी, एंट्री नंबर यानी कि सीरियल नंबर 2 क्यों शो कर रहा है? क्योंकि अभी जो मैंने कैपिटल का बैलेंस दिया था, एंट्री नंबर 1 इसने बाय डिफॉल्ट इसको अलॉट कर दिया है। हमारी एंट्री कहाँ से शुरू हुई है? एंट्री नंबर 2 से। अभी जब मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा ना, तो वहाँ पे एंट्री नंबर 1 शो भी करवा दूंगा तुम लोग को। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं तुम लोग से एक एंट्री कहता हूँ, मुझे बताओ इसमें क्या डेबिट करोगे क्या क्रेडिट करोगे। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश रुपीज 65,000, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा बताइए। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश रुपीज 65,000। वेरी गुड, ऑफिस का डेबिट और कैश क्रेडिट। मैनुअल अकाउंट्स में क्या होता था कि हम लोग बकायदा लिखे होते थे कि ऑफिस में डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। पेशी में क्या था, अकाउंट्स की लिंकिंग करी जाती थी। सेम कोई बुक में भी क्या करोगे, अकाउंट्स की लिंकिंग करोगे। कैसे देखना, सामने डॉट आ रहा है, क्लिक करो, आ गए सारे अकाउंट यहाँ पे। डेबिट का ऑफिस इक्विपमेंट सामने आ रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, और उसी के नीचे कैश इन हैंड क्रेडिट। डेबिट में डेबिट अमाउंट आ जाएगा 65,000, और क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट आ जाएगा आपके पास 65,000। और मैम आप नरेशन लिख देंगे जो लिखते थे हम लोग, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस इक्विपमेंट। इतनी लंबी नरेशन देने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सी नरेशन दे दें, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट, दैट्स इट। तो इस तरह से इसमें जनरल एंट्री परफॉर्म होगी। याद रखिएगा, एक रेफरेंस नंबर में सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री परफॉर्म होगी। अब ऐसा नहीं है कि दूसरी एंट्री परफॉर्म करनी है तो इसी के नीचे से कंटिन्यू जाओ, नहीं। एक रेफरेंस नंबर में सिर्फ एक एंट्री परफॉर्म होगी। जब एक एंट्री परफॉर्म हो जाए, सामने ही देखो सेव एंड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप एंट्री को सेव कर लेना। जैसे ही सेव करोगे तो अब यहाँ पे देखो एंट्री नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब उसको पता है कि थर्ड एंट्री परफॉर्म नहीं है, तो एंट्री नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जस्ट प्रैक्टिस, एक एंट्री और परफॉर्म कर लेते हैं। अब मैं कहता हूँ पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज फ्रॉम बैंक रुपीज 1,25,000। बताओ क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन, सॉरी, पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज फ्रॉम बैंक रुपीज 1,25,000। एक रेफरेंस नंबर में एक ही एंट्री परफॉर्म करोगे ना, तो मल्टीपल एंट्रीज कैसे परफॉर्म करोगे एक रेफरेंस में मेरे भाई? एक रेफरेंस में सिर्फ एक एंट्री परफॉर्म होगी मेरे दोस्त। वेरी गुड, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। एक्सपेंस कार्ड सबसे आखिर में हमने बनाया था, सबसे नीचे आ रहा है सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और एचबीएल बैंक क्रेडिट। डेबिट में डेबिट अमाउंट 125, और क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट आ जाएगा 1,25,000। नरेशन दे देंगे आप, पेड सैलरी, पेड सैलरीज, दैट्स इट। मेरे दोस्त फैजान तो मेरी बात को शायद समझ नहीं पाए। मैंने ये कहा
अभी मिसाल के तौर पे अभी हमने एक एंट्री परफॉर्म करी, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश ₹65,000। दूसरी एंट्री मैंने परफॉर्म करी, पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज फ्रॉम बैंक ₹1,25,000। मेरे कहने का मकसद ये था कि ये दो एंट्रीज मैंने परफॉर्म करी ना, तो ये दोनों एंट्रीज एक साथ परफॉर्म नहीं करोगे। एक एंट्री परफॉर्म हो गई थी तो मैंने उसको सेव एंड न्यू करा था। जब से एक सेव एंड न्यू करा फैजान, तो रेफरेंस नंबर एंट्री नंबर चेंज हो गया, तो अब आप दूसरी एंट्री परफॉर्म करेंगे, ये मतलब है। बाद में आते हैं सेम डेट में तो कई 100 एंट्रीज भी हो सकती हैं, तो आप आराम से परफॉर्म करोगे, लेकिन एंट्री नंबर चेंज होना चाहिए, ये मैं कह रहा था फैजान। अब क्लियर है? गुड। तो इस तरह से आपके पास जनरल टीज में परफॉर्म की जाती हैं, सेव एंड क्लोज। ये डेट तो ऑटो जनरेटेड है, लाजमी आता है। आप जिस डेट को आप नदीम एंट्री परफॉर्म करोगे, यहाँ पे क्लिक करके आप पूरा कैलेंडर आ रहा है, यहाँ पे डेट को चेंज कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। सही है नदीम? सेव एंड क्लोज। तो ये हो गई हमारी जनरल टीज कंप्लीट। अब इनकी रिपोर्ट्स कहाँ से देखेंगे, गौर से देखिएगा। इनकी रिपोर्ट्स देखने के लिए आप लोग जाओगे रिपोर्ट्स मेन्यू में। रिपोर्ट्स मेन्यू में जाने के बाद अकाउंटेंट एंड टैक्सेस। अकाउंटेंट एंड टैक्सेस में जाने के बाद तीन रिपोर्ट्स हैं। पहली है जनरल। पहली रिपोर्ट है आपके पास जनरल। दूसरी रिपोर्ट है आपके पास जनरल लेजर। और तीसरी रिपोर्ट है आपके पास ट्रायल बैलेंस। पहली रिपोर्ट में तुम लोग को शो करवा रहा हूँ जनरल की। यहाँ पर आके देखो, जितनी आपने एंट्रीज परफॉर्म करी हैं, वो तमाम एंट्रीज यहाँ पर आके आपको शो करेगा। देखो क्विक बुक में एक अच्छी चीज़ दी हुई है कि यहाँ पर आके आपसे ये फिल्टर का ऑप्शन दे देता है डेट्स में। कह रहा है आपको रिपोर्ट्स किस लिहाज से देखनी है। अगर ऑल करोगे तमाम ट्रांजेक्शन शो करेगा, टुडे सिर्फ आज के दिन की करेगा, दिस वीक पूरे हफ्ते की। आप पर डिपेंड करता है कि आप किस लिहाज से रिपोर्ट देखना चाह रहे हो। तो मैंने कहा ऑल, तो देखो जितनी ट्रांजेक्शन यहाँ पे तमाम ट्रांजेक्शन शो कर देगा। सबसे पहले जिन अकाउंट्स के बैलेंस, ये थे बैलेंस बता रहा है। एंट्री नंबर 1 देखो, उसने कैपिटल कॉल आउट कर दिए, ये देख लो। हमारी एंट्री कहाँ से हुई थी, एंट्री नंबर 2 से। जिस डेट को एंट्री परफॉर्म करी, एंट्री डेट आ गई, एंट्री नंबर आया, जो नरेशन मैंने दी थी, यहाँ पर आके देखो ये नरेशन बता रहा है। जो भी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करे अकाउंट बता रहा है, अमाउंट लेकर आ रहा है, और नीचे एंट्रीज को लाके देखो बैलेंस भी करके लेकर आ रहा है। सेकंड रिपोर्ट थी आपके पास लेजर। बेटा मेरे दोस्त, टैली हो या कोई बुक हो, ये तमाम सॉफ्टवेयर्स एक्रुअल पे ही चले। सिर्फ पेज ही आपको ये पूछता है कि एक्रुअल है या कैश है, बस। वरना पेज हो गया, ये कोई बुक हो गया या टैली हो गया, तो ये डायरेक्ट एक्रुअल पे ही चलना है। सही है ना? अच्छा दिखा है। दूसरी रिपोर्ट थी आपके रिपोर्ट्स में अकाउंटेंट टैक्सेस लेजर। जैसे कि टी अकाउंट होता है, ये सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में आपके पास कह रहा है आपके पास बैंक का ओपनिंग बैलेंस ये था, इतने गए, एंडिंग बैलेंस ये पड़ा हुआ है। कैश का ओपनिंग बैलेंस ये था, एंडिंग बैलेंस ये पड़ा हुआ है। यानी कि जो जो हेड्स हम अपनी ट्रांजेक्शन में यूज करेंगे, उन सब का देख लो साथ साथ लेजर क्रिएशन उसी वक्त करता रहेगा। और लास्ट रिपोर्ट थी मेरे पास ट्रायल बैलेंस। ये देख लीजिए, पूरा ट्रायल बैलेंस भी ऑटोमेटिकली क्रिएट करके लेकर आ रहा है, हमें इसमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसमें तो सेम वही देखो पेशी की तरह, कि उसमें भी क्या होता था कि हम सिर्फ डेटा एंट्री परफॉर्म करते थे, तमाम डेटा एंट्री वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर, यानी तमाम रिपोर्टिंग ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता था। कोई भी कहते हैं जनरल जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस, इसमें भी क्या हुआ, अभी सिर्फ हमने यहाँ पे एंट्रीज परफॉर्म करी हैं। पूरा जनरल जनरल, पूरा लेजर, पूरा ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा है। इसमें हमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कंप्यूटर अकाउंट का कोई सा भी फायदा हो, तो उसमें यही फायदा हो जाता है कि आपको सिर्फ रिटर्न परफॉर्म करनी होती है, रिपोर्टिंग या ऑटोमेटिकली कर रहे होते हैं। अच्छा जी, क्या पूछ रहा हूँ मेरे दोस्त? सर नॉर्मली तो अच्छा ये तो बता दिया, एक्यूरेट बेसिस पे तो सर पहले लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे सलीस के लिए। मैंने वर्बली एक एग्जांपल दिए मेरे भाई उस्मान साहब, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए। लाजमी से पहले आप लाइब्रेरी क्रिएट करो और फिर उसकी पेमेंट करो। वैसे तो अगर इन सॉफ्टवेयर की बात करो उस्मान मेरे दोस्त, तो इसमें तो पूरा आपके पास पेरोल का टॉपिक है नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ, जबकि पेशी में मैंने करवाया था इसमें नहीं है। तो पेरोल के पूरे पूरे टॉपिक दिए होते हैं अलग से उस्मान। तो इसमें नॉर्मली एंट्रीज तो परफॉर्म ही नहीं करी जाती सैलरीज की, याद रखना। सही है?
वही तरीकेकार है ना से जो लास्ट क्लास में एक्सेल का बताया था, उसमें भी एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होता है, कोई भी रिपोर्ट ओपन करोगे तो उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हो आप ना सर। सही है। अच्छा जी, एक और टॉपिक आज परफॉर्म करते हैं हम, और वो है आपके पास कस्टमर्स। कस्टमर्स कौन होते हैं, मैं पेशी में बता चुका हूँ। कस्टमर्स वो पर्सन होते हैं जिनको हम अपनी इन्वेंट्री सेल कर होते हैं उधार पे या फिर कैश पे। अब आपकी कंपनी क्या करती है, आपको यानी कि अपने अकाउंटेंट को अपने कस्टमर्स की विजिटिंग कार्ड्स देती है, और वो कहती है यार ये हमारी कंपनी के कस्टमर्स हैं, अब आप इनका डेटा मेंटेन करो क्विक बुक में। लाजमी बात है, डेटा मेंटेन करोगे तभी आगे जाके सेल कर पाओगे। अगर कस्टमर की डेटा एंट्री परफॉर्म ही नहीं करोगे तो सेल तो हो ही नहीं सकती। तो अब क्विक बुक में कस्टमर की डेटा एंट्री कैसे और कहाँ से परफॉर्म होती है, गौर से देखिएगा। कस्टमर मेन्यू में आके कस्टमर सेंटर, और कस्टमर सेंटर में जाने के बाद न्यू कस्टमर, कस्टमर सेंटर में जाने के बाद न्यू कस्टमर। एक कस्टमर की मैं डेटा एंट्री परफॉर्म कर रहा हूँ, पहले गौर से देखो सामने, फिर मैं तुम लोग को समझाऊंगा। अच्छा जी स्टूडेंट, सामने देखिएगा। सबसे पहले आपके पास कस्टमर नेम। अब कस्टमर नेम का मतलब ये हुआ है जिस बंदे से रब्ता रखना है, पर्सन नेम लिखना होगा। लेकिन याद रखो कि अगर ये देंगे ना, तो आगे जाके जब सेल ऑर्डर या सेल इनवॉइस वगैरह बना रहे होगे, तो वहां पे भी क्या करेगा, ये पर्सन नेम ही शो करेगा हमारे पास। सही है ना, कंपनी नेम शो नहीं करेगा। तो पर्सन नेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कंपनी नेम है। तो हमेशा याद रखना है कस्टमर नेम में कस्टमर की कंपनी या उसकी शॉप का नेम आएगा। तो मैंने क्या दे दिया यहाँ पर आके, डीसन ऑटोज। ओपनिंग बैलेंस, अगर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो मुझे डीसन ऑटोज से रिकवर करना है, बैलेंस आएगा एज ऑफ जिस डेट को डेटा एंट्री कर रहा हूँ। कंपनी नेम वही आ गया, डीसन ऑटोज। यहाँ पर आप उस बंदे का नाम दे सकते हैं आप जिससे आप रब्ता रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया मिस्टर अदनान जिया। मेन फोन नंबर, वर्क फोन नंबर, मोबाइल फैक्स जो भी अवेलेबल होगा दे देना। ईमेल आईडी, सीसी, सीसी क्या होता है, एक से ज्यादा को मेल करना तो सीसी में लिखा जाता है। वेबसाइट वगैरह अवेलेबल होगी दे देना। और अदर वन क्या होता है, अदर वन में आपको यहाँ पर, अदर वन में यहाँ पे होम फोन नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर या फेसबुक आईडी या लिंक्डइन आईडी जो भी अवेलेबल होगा अल्टरनेट के तौर पे, वो आप यहाँ पर आके दे सकते हैं। उसके बाद आएंगे आप इनवाइस बिल टू शिप टू। बिल टू एड्रेस और शिप टू एड्रेस दोनों में फर्क क्या है स्टूडेंट, जल्दी से बता दो मुझे। पेशी में समझाया था मैंने। बिल टू एड्रेस क्या होता है, शिप टू एड्रेस क्या होता है, फास्ट, दोनों में फर्क क्या है। वेरी गुड, जबरदस्त। बिल टू एड्रेस होता है जहाँ पे स्टॉक की बिलिंग की जाएगी, और शिप एड्रेस जहाँ पे स्टॉक भिजवाया जाएगा। मैंने कहा था आसान अल्फाज में, कस्टमर का एक हेड ऑफिस है और कस्टमर का एक वेयर हाउस है। तो कस्टमर कहता है जो बिल है मेरे हेड ऑफिस में जाना है, तो हेड ऑफिस का एड्रेस कहाँ आएगा, बिलिंग एड्रेस में आएगा। और वो कहता है जो स्टॉक है मेरे वेयर हाउस में जाना है, तो जो वेयर हाउस का एड्रेस होता है वो कहाँ आता है, शिप एड्रेस आता है। लेकिन अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप क्या करोगे, यानी अगर कस्टमर का है मेरा हेड ऑफिस भी है मेरा वेयर हाउस भी है, तो आप क्या करोगे, इसी एड्रेस को कर दोगे कॉपी, देन होके यहाँ पे आके बाय डिफॉल्ट पेस्ट हो जाएगा, ये देख लो। लेकिन अगर शिपमेंट एड्रेस चेंज होगा तो यहाँ पे ऐड न्यू करके अलग से आपको डिफाइन करना होगा, ये याद रखना। सही है। उसके बाद आओगे सेकंड विंडो में, पेमेंट सेटिंग्स में। अकाउंट नंबर जिस में अकाउंट ओपन हुआ हुआ है, अगर कस्टमर अपना अकाउंट नंबर देता है तो यहाँ पर आके इसका अकाउंट नंबर दे दीजिएगा आप लोग। क्रेडिट लिमिट, जब कस्टमर को सेल करते हो तो मैंने बताया था कि हर कस्टमर की कोई ना कोई क्रेडिट लिमिट स्टार्ट करी जाती है कि किसको कितने उधार तक का माल बेचना है। ऐसा नहीं है जिसको जितना दिल चाहो उधार पे माल बेचना, नहीं। कस्टमर कंपनी हर कस्टमर की लिमिट सेट करती है। तो ऑटोज का, कार्स का बिजनेस है तो यार डीसन ऑटोज की मैंने लिमिट सेट कर दी 95 लाख।
पेमेंट टर्म्स भी सेट करी जाती है। तो मैंने इसकी टर्म सेट कर दी कि मैंने इसको 30 दिन का वर्क दिया है, लेकिन अगर ये मुझे 10 दिन में पैसे दे देगा तो मैं इसको 2% डिस्काउंट दे दूंगा। प्रीफर्ड डिलीवरी मेथड, बिलिंग करने के लिए आप कौन सा मेथड प्रीफर करते हैं? ईमेल करते हैं, मेल करते हो या नन? मैं कहता हूँ यार मैं मेल करता हूँ, यानी कि बाय हैंड देता हूँ उसको बिल वगैरह। प्रीफर्ड पेमेंट मेथड, कस्टमर कौन सा मेथड प्रीफर करता है आपको पेमेंट करने के लिए? कैश देता है, चेक देता है, किसी कार्ड के जरिए पेमेंट करता है, डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया चेक। अगर कस्टमर अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपको देता है तो उस क्रेडिट कार्ड का नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, उस पर नेम वगैरह, इन शॉर्ट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड डिटेल होगी तो लिख देना, नहीं अवेलेबल तो इसको ब्लैंक रहने देना। सेल टैक्स सेटिंग, सेल टैक्स में जैसे कोई बुक पेशी हमने सबसे आखिर में वर्किंग करी थी, इसमें भी बाद में करेंगे। रीसेल नंबर क्या होता है भाई? जल्दी से बता दो मुझे, मैंने कहा था मैं कोई बुक में आएगा तो पूछूंगा, पेशी में समझा कर आया था रीसेल नंबर। जी स्टूडेंट, रीसेल नंबर क्या होता है? पेशी में भी कस्टमर बनाते वक्त ही आता था ये, और मैंने कहा था गौर से समझ लो क्योंकि कोई बुक में आएगा तो मैं तुम लोग से पूछूंगा। वेरी गुड, जबरदस्त। ऑथराइज डीलर नंबर या डिस्ट्रीब्यूशन लेटर नंबर, मैंने समझाया था कि यार पेल है, डॉलन से, तो ये क्या है, सारे ब्रांड हैं। तो आप जब अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स अपने शहर की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आते हैं तो वहाँ पे बकायदा लिखा होता है ऑथराइज डीलर ऑफ पेल, ऑथराइज डीलर ऑफ डॉलेंस। तो वो ऑथराइज कौन करता है? ये मैन्युफैक्चरर करते हैं, यानी कि डॉलेंस के या पेल वगैरह के। तो जो ऑथराइज डीलर नंबर होता है या डिस्ट्रीब्यूशन लेटर नंबर होता है वो रीसेल नंबर में लिखा जाएगा। अवेलेबल होगा तो लिख देना, नहीं अवेलेबल तो इसको ब्लैंक रहने देना। उसके बाद आ जाओगे एडिशनल फॉर, किस टाइप का कस्टमर है? होलसेलर है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर क्या है? तो फॉर एग्जांपल रिटेलर है तो मैंने ले लिया रिटेल रैप रिप्रेजेंटेटिव, हमारी कंपनी का कौन सा एम्प्लॉय है जो यहाँ पे डी सांटोस में रब्ता रखेगा? अगर पेरोल हुआ है, एम्प्लॉय बने हुए हैं, तो यहाँ पर एम्प्लॉय का लिंक दे देना। तो अभी तो नहीं है तो ब्लैंक रहेगा। लास्ट विंडो में मेरी कोई वर्किंग नहीं है, जॉन विंडो में ये विंडो ब्लैंक रहेगी। और डेटा सेव करने के लिए कस्टमर का ओके पे क्लिक कर देना। तो इस तरह से इसमें कस्टमर की डेटा एंट्री परफॉर्म करोगे। एक और कस्टमर बना रहा हूँ, सिर्फ नाम वगैरह दे देते हैं इसका। स्टार ऑटोस, बस काफ़ी है। कस्टमर की रिपोर्ट्स कहाँ से देखी जाती हैं? गौर करिए, रिपोर्ट्स मेन्यू में कस्टमर रिसीवेबल, कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट। यहाँ पर आके देखो कस्टमर की कंपनी ने, एड्रेस, कॉन्टैक्ट में बंदे का नाम, फ़ोन नंबर, फैक्स दिया होता अगर तो फैक्स शो करा था, और अगर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस मुझे रिकवर करना है तो वो भी मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। सही है। आई थिंक किसी स्टूडेंट ने मेरे से ऊपर पूछा था एक्सेल में सर कैसे जाएगी कोई भी रिपोर्ट, तो मैंने कहा था देखो जैसे पेश ही होता है तो यहाँ पे भी देखो एक्सेल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो कोई सी भी रिपोर्ट हो, कई बुक की जब ओपन करते हो एक्सेल का ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पे न्यू वर्कशीट करना है या अपडेट एग्जिस्टिंग वर्कशीट करना है, तो वही सारे ऑप्शन है। तो आराम से आप कोई भी रिपोर्ट को एक्सेल पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सही है। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं आज का, और वो है वेंडर्स। वेंडर्स कौन होते हैं ये भी मैंने बताया था। वेंडर्स वो कौन से होते हैं जिससे हम इन्वेंट्री खरीद होते हैं उधार पे या फिर कैश पे। और ये क्या कहलाते हैं? ये सप्लायर्स भी कहलाते हैं। अब डेटा मेंटेन नहीं करोगे तो परचेजिंग तो हो ही नहीं सकती। तो अब वेंडर्स की डेटा एंट्री कैसे और कहाँ से होती है वो भी देख लेते हैं। तो वेंडर्स का डेटा मेंटेन करने के लिए आप लोग जाएंगे वेंडर मेन्यू में आके वेंडर सेंटर, वेंडर मेन्यू में आके वेंडर सेंटर, और वेंडर सेंटर में जाने के बाद न्यू वेंडर। जिस यहाँ से कस्टमर की डेटा एंट्री थी वैसी वेंडर की है, थोड़ा सा चेंज है, समझा रहा हूँ मैं। पहले मैं एक कस्टमर वेंडर की डेटा एंट्री परफॉर्म कर लूँ, फिर मैं तुम लोग को समझाऊंगा। सामने देखो। अच्छा जी स्टूडेंट देखिएगा सामने, सबसे पहले वेंडर नेम। अब वही बात, अगर पर्सन नेम दोगे तो आगे जब परचेस ऑर्डर, परचेस इनवाइस बना रहे होगे तो वेंडर नेम, वेंडर की कंपनी का नेम नहीं बल्कि पर्सन का नाम शो करेगा। तो मेरे लिए कंपनी नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत पर्सन नेम की। तो वेंडर नेम में हमेशा वेंडर की कंपनी या उसकी शॉप का नेम आएगा, तो मैंने दिया सिटी ऑटोस। ओपनिंग बैलेंस, अगर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो मुझे पे करना है तो बैलेंस आएगा। एज ऑफ जिस डेट को रिटर्न भी कर रहा हूँ, कंपनी नेम वही आ गया सिटी ऑटोस।
यहाँ पर आपको उस बंदे का नाम दे देना जिससे आप रब्ता रखेंगे सिटी ऑटो में। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर कामरान खान, कामरान का जॉब टाइटल क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल सेल्स ऑफिसर है। अब बाकी ये तमाम चीज़ें वही हैं, फ़ोन नंबर, मोबाइल, ईमेल वगैरह। बिल फ्रॉम, शिप फ्रॉम, बिलिंग कहाँ से होगी, शिपमेंट कहाँ से होगी। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो इसी को आप कॉपी पेस्ट कर देना यहाँ पे। सेकंड विंडो पर आओगे पेमेंट सेटिंग्स में। अगर वेंडर अपना अकाउंट नंबर देता है तो इसका यहाँ पे अकाउंट नंबर आ जाएगा। क्रेडिट लिमिट, अब वेंडर ने मेरे लिए तो कोई ना कोई लिमिट रखी होगी ना कि मैं कितने उधार तक का माल भेज सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल 3 करोड़ रुपए, सही है। 3 करोड़ रुपए मेरे लिए लिमिट सेट की गई है। अच्छा, आप गौर करना, गौर से करिएगा स्टूडेंट, गौर से देखिएगा सामने। चाहे कस्टमर है, चाहे वेंडर हो, चाहे कस्टमर है, चाहे वेंडर है, अगर कोई एक ऐसी टर्म्स आ जाए जो हमारे पास अवेलेबल ही ना हो। मिसाल के तौर पे इस वेंडर ने मुझे वक्त दिया है 25 दिन का, और ये मेरे से कहता है कि अगर तुम मुझे 10 दिन में पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हें 3% डिस्काउंट दूंगा। 25 दिन का मुझे वक्त मिला है, लेकिन अगर मैं 10 दिन में पैसे दे दूंगा तो 3% डिस्काउंट मैं अवेल कर लूंगा। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे तो कोई ऐसी टर्म आ ही नहीं रही। कस्टमर में भी सेम इसी तरह से हो सकती है। तो चाहे कस्टमर हो चाहे वेंडर हो, दोनों का सेम तरीके का है। तो अगर कोई नई टर्म बनानी पड़ जाए तो क्या करोगे, ऐड न्यू पे क्लिक करना। किस पे क्लिक करोगे, ऐड न्यू पे। यहाँ पर आकर बाकायदा पहले वो टर्म लिखनी होगी कि टर्म है क्या। टर्म थी N/25 और 3/10। और यहाँ पर आके फिर उसको पुट डाउन भी करोगे कि टोटल कितने दिन का वक्त मिला है, 25 दिन का मुझे वक्त मिला है। डिस्काउंट कितना मिलेगा मुझे, 3%, अगर मैं 10 दिन में पैसे दे दूँ। आगे समझ में। तो चाहे कस्टमर हो चाहे वेंडर हो, अगर नई टर्म बनानी पड़ जाए तो ऐड न्यू करके इस तरह से पहले लिखनी पड़ेगी टर्म, और यहाँ पर आके फिर उसको पुट डाउन भी करोगे। राइट, ओके करना। टैक्स सेटिंग, वेंडर का एनटीएन या जीएसटी वगैरह अवेलेबल होगा तो लिख देना, नहीं अवेलेबल तो ब्लैंक रह देना। अकाउंट सेटिंग में कोई अकाउंट लिंक करने की जरूरत नहीं है, ये विंडो आपके पास ब्लैंक रहेगी। एडिशन फॉर, किस टाइप का वेंडर है, होलसेलर है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, क्या है। फॉर एग्जाम्पल होलसेलर है, तो यार आप होलसेलर तो यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, तो ऐड न्यू करके आप एक नई फील्ड ओपन कर लें होलसेलर के नाम से। डन, ओके। और वेंडर का डेटा सेव करने के लिए ओके पे क्लिक कर देना। तो इस तरह से इसमें देख लो वेंडर्स की क्रिएशन करी जाएगी। राइट, एक और वेंडर बना लेते हैं, सिर्फ नाम दे देते हैं यूनाइटेड ऑटोस। अब जितने वेंडर्स हमने बनाए इनकी रिपोर्ट्स कहाँ से देखेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। रिपोर्ट्स देखने के लिए जाओगे तुम लोग रिपोर्ट्स मेन्यू में, वेंडर्स एंड पेबल, और वेंडर बैलेंस, वेंडर एंड पेबल में आएगा वेंडर कॉन्टैक्ट लिस्ट। वेंडर कॉन्टैक्ट लिस्ट, वेंडर की कंपनी का नाम, अकाउंट नंबर, बिलिंग एड्रेस, कॉन्टैक्ट में बंदे के नाम से रब्ता रखना है, टेलीफोन नंबर, फैक्स, और अगर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो मुझे पे करना है तो वो बैलेंस भी यहाँ पर आके शो करवाएगा। आगे समझ में क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक आज। तो आज हमारा नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ है क्विक बुक का। क्विक बुक का इंट्रोडक्शन हुआ आज हमारे पास। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद फाइल क्रिएशन कैसे होती है क्विक बुक की, फाइल क्रिएशन के बाद चार्ट अकाउंट कैसे बनते हैं, चार्ट अकाउंट के बाद जनरल एंट्रीज कैसे परफॉर्म होती हैं, उसके बाद कस्टमर्स कैसे बनाए जाते हैं, वेंडर्स कैसे बनाए जाते हैं, ये तमाम वर्कें हमने कर ली हैं। नेक्स्ट क्लास में अब इंशाल्लाह हम लोग करेंगे अपने सबसे इम्पोर्टेंट, कस्टमर बना लिए जिनको इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं, वेंडर बना लिए जिनसे इन्वेंट्री खरीदें। असल चीज़ तो इन्वेंट्री है। अगर इन्वेंट्री की डेटा एंट्री परफॉर्म नहीं करोगे तो ना सेल हो सकती है ना परचेज हो सकती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्लास में पहले आपके पास इन्वेंट्री करवाऊंगा मैं, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वाउचर सिस्टम स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं परचेज प्रोसीजर करवाऊंगा। याद रखिएगा कोशिश यही है कि बिल्कुल आसिम, मैं उसी तरफ आ रहा था कि सेम ये पेशरी की तरह ही है। जो वर्किंग हम लोग पेशरी में कर कर आ रहे हैं वही वर्किंग हमारी कोई बुक में सिवाय पेरोल के। तो कोशिश यही है कि बामुश्किल 3 या बहुत हुआ तो 4 क्लासेस में इसको वाइंड अप करूँ। इतना टाइम नहीं लूंगा इसमें मैं, क्योंकि सेम वही सारे टॉपिक हैं सिवाय पेरोल के जो हम पेशरी में परफॉर्म कर, वही इन्वायरमेंट है उसी तरीके का मिलता जुलता।